आखिरी 4 क्वेश्चन है 2018 की प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट सेक्शन में से। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कोरल के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और बाइगा ट्राइब्स को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्के टाइगर रिजर्व जिसको हम कहते हैं। और लास्ट में एक और क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ एक बॉडी थी उसके बारे में सवाल पूछा गया था। लेट अस सी दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कोरल रीफ्स का है वो पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। बहुत जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर होगा मोर देन वन थर्ड ऑफ द कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। अगर आप इन तीन रीजन्स को देखें, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये कोरल ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इमेज भी दी है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफ यू सी, दिस इज कोरल ट्राइंगल। और कोरल ट्राइंगल कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के लाइक कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में आपको यहाँ पर कोरल रीफ्स दिखाई देंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो कोरल रीफ्स होस्ट मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ एक एस्टिमेट्स हैं कि जो कोरल रीफ्स होते हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर आपको स्पीशीज की डाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने वो स्टेटमेंट दिया है। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट हियर। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अब कीवर्ड और कंसेप्ट क्या डेवलप करने हैं, तो कोरल्स के बारे में आपको बात करनी होगी, कोरल समझने होंगे। तो ऑलरेडी कोरल को लेके एक इंडिया का क्वेश्चन था 2014 के क्वेश्चन पेपर में, और उसमें हमने कोरल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं तो उसको लेके एक अच्छी जानकारी का कंटेंट डेवलप कर लिया था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी डिस्कस्ड है। ग्रोइंग कंडीशंस जो है, ग्रोथ की कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी फिर थियोरटिकली भी आप ये कोरल्स क्या होते हैं उसको पढ़ते ही है, तो मैं वो पार्ट रिपीट यहाँ पर नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गिव यू वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि ओवर half of the world's coral reefs are found within 6 countries: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी एंड मालदीव्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू कि ये पूरे ही क्वेश्चन के ऊपर से अगला जो क्वेश्चन हमें गेस करना होगा वो क्या हो सकता है। तो 2024 में कोरल ब्लीचिंग की इवेंट्स बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। तो इसको लेके कुछ एक सवाल पूछा जा सकता है। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, एक द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ एक चीजें करंट अफेयर्स में रही हैं इस बार, उसको देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। सो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जब कोरल्स अपनी एल्गी एक्सपेल कर देंगे और वाइट टर्न हो जाएंगे हीट स्ट्रेस के कारण या किसी और कारण के कारण, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये कोरल ब्लीचिंग है। जब वाटर टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल हो जाएगा 4 वीक्स के लिए, तब इस प्रकार की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। नाउ ब्लीचिंग टेम्पररी भी होती है, परमानेंट भी होती है। कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द ब्लीचिंग जो है वो टेम्पररी होती है, रिस्टोरेशन हो जाता है, लेकिन रिकवरी या रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। नाउ करंट ओशन टेम्परेचर का क्राइसिस हमें सबको पता है, मराइन हीट वेव्स की बड़े पैमाने पर बात हो रही है। तो 2023 में अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर मार्च के महीने में 21.07 डिग्री सेल्सियस आप देखा गया। और इसका रीजन दिया गया क्लाइमेट चेंज और एल नीनो का जो 2023 का इवेंट था, जो कि बहुत स्ट्रांग इवेंट था, उस कारण से ग्लोबली सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा थे इस बार, और उस कारण से ये कोरल ब्लीचिंग जो है वर्ल्ड वाइड वो होते हुए आपको दिखाई देती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो कोरल ब्लीचिंग हुई, दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। अब इसकी रिकवरी के लिए 9 से 12 साल लग सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द एस्टिमेट व्हिच इज बीइंग पुट हियर। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, मान लीजिए 1.2 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग अगर ग्लोबल लेवल पर होती है या 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग होती है, तो देयर कैन बी लॉस ऑफ 70 to 90% ऑफ द रीफ्स। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर है। 2023 का जो कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग हुआ है उसको लेके ये जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सो इस साल 60.5% जो कोरल रीफ्स है वो अफेक्ट हुए हैं। सो दिस इज सेड टू बी द फोर्थ मास ब्लीचिंग इवेंट जो कि क्लाइमेट चेंज और एल नीनो के कारण हुई है। इसके पहले की अगर कुछ इवेंट हम लोग देखें तो 2014-2017 की एक इवेंट कही जाती है, 2023-24 की अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, 2010 की भी एक इवेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1998 में एक इवेंट हुई थी। ठीक है, तो 1998 का जो
एल नीनो का इवेंट था वो बहुत स्ट्रांग था, और उस एल नीनो के इवेंट के कारण ग्लोबल लेवल पर आपको कोरल ब्लीचिंग होते हुए दिखाई देती है। 2023-24 की जो ये कोरल ब्लीचिंग है, अटलांटिक में बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग होते हुए दिखाई देती है। 99.7% कोरल्स जो है अटलांटिक के, वो अफेक्ट हुए हैं। सदर्न कैरिबियन, फ्लोरिडा, मेसो अमेरिका जो रीफ है, वहाँ सब जगहों पर आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। सो दैट इज अबाउट कि ये कोरल ट्राइंगल में क्या हुआ। ठीक है, कोरल ट्राइंगल में भी ब्लीचिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, और उस कारण से फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा कोरल ट्राइंगल का रीजन है उसको पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि उनको पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया डिक्लेयर कर दें। तो कोरल ट्राइंगल जो है उनको इस प्रकार का डिक्लेयर करने की बात हो रही है। अब ये क्यों कोरल ट्राइंगल को इस प्रकार से डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, तो कोरल ट्राइंगल के रीजन में ढेर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वहां पर पाया जाता है, तो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उस कारण से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, शिपिंग वहां से होती है, टेम्परेचर राइज भी हो रहे हैं। तो ये सारे ही कारण से आपको कुछ एक प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है कोरल ट्रायंगल में, और इसीलिए उनको पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया कहा जाए, ऐसा एक प्रपोजिशन है। देन एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है कोरल्स को लेके। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल्स आर नाउ फाउंड नियर सोलोमन आइलैंड। ठीक है, इसको नाम दिया गया है बिग मोमा, या मेगा कोरल उसको कहा जाता है। कितना मेजरमेंट है उसका वो नहीं पूछा जाएगा, कहाँ पर पाए जा रहे हैं, बिग मोमा किस कंटेक्स्ट में टर्म यूज करी जा रही है, दैट इज समथिंग विच कैन बी आस्क्ड। तो सोलोमन आइलैंड्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कोरल ट्रायंगल के बारे में और उसके जो इश्यूज है वो सारे मैंने यहाँ पर दिए हैं, इतने ज्यादा इन डेप्थ इश्यूज करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान में रखिएगा, जो कोरल ट्रायंगल है उसको अमेजोन ऑफ द सी कहा जाता है, और बड़े पैमाने पर वहां पर थ्रेट मौजूद है, उस कारण से उसको पार्टिकुलरली सेंसिटिव एरिया या पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया डिक्लेयर करने की बात करी जा रही है। सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन ऑन कोरल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिस इज रिगार्डिंग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, द डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की जो बात करी गई है, ये टर्म फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से आती है, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या एक्ट या एनवायरमेंट एक्ट। क्योंकि देखिए, पहला जो कंफ्यूजन यहाँ पर होगा ना, कि आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से टर्म आती है, फॉरेस्ट राइट्स जो कि ट्राइबल्स के लिए होते हैं उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इनकरेक्ट होगा। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट से ही क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की टर्म आती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया बाइगास हैव बीन गिवन फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये भी दूसरा स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूएन एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियल डिसाइड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर पीबीटीजीज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट इस पर्टिकुलर सेंस में है। तो पहला ही स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से उठाने हैं, तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करनी होगी, बाइगास की बात करनी होगी, पीवीटीजी और हैबिटेट राइट यहाँ पर दिए हैं। मैं टिपिकली पीवीटीजी की भी डिस्कशन नहीं करूंगा, हैबिटेट राइट्स की भी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा पॉलिटी वाला मसला हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस वी आर डिस्कसिंग एनवायरमेंट, तो बाइगास और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होते हैं उनको डिस्कस करना थोड़ा सा सेंसिबल है, अदरवाइज ये बहुत लंबा डिस्कशन होगा, पॉलिटी भी लेके आना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर इश्यूज फॉर पॉलिटी वाला सेक्शन, तब मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होता क्या है। तो ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये ऐसा एरिया है किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसको आपको किसी भी हाल में इनवायलेट रखना होगा। इनवायलेट मतलब उसको टच नहीं करना है। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वहां पर काफी अच्छे से किया जा सकता है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स की बात नहीं होगी, जितने भी कुछ एक क्रिटिकल स्पीशीज हो सकती हैं, उन सबके लिए आप इस प्रकार से क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंडेटरी सेटलमेंट किया जाता है वेर इट कम्स टू द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट। तो अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का क्लेम यहाँ पर हो रहा है, तो उसका मैंडेटरी सेटलमेंट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ एक ट्राइब्स है इस पर्टिकुलर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के रीजन में, उनका रेजिडेंस है, तो उनको वहां से रिहेबिलिटेशन कराया जाएगा कंपल्सरीली या मैंडेटरीली, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी रीजन्स होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं एज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये भले ही एनवायरमेंट की टर्म है, लेकिन पॉलिटी के सेंस में ये टर्म यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। डिक्लेरेशन प्रोसेस जो है जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर करे जाते हैं।
आफ्टर द कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमिटी होगी वो कंस्टिट्यूट करी जाती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा। अब वो बहुत ही साइंटिफिकली कमिटी जो है वो इस्टेब्लिश होती है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया काफ़ी तगड़े होते हैं, और उसी से जो कमिटी का रिपोर्ट होगा फिर उसी से क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का एरिया कितना है और आगे फिर क्या किया जाना चाहिए, उन सारी ही चीज़ों की डिफिनेशन या उन सारी चीज़ों पे डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो अप्रूवल फिर बाद में अप्रूवल की प्रोसेस है। देन आई डोंट थिंक इस पूरे प्रोसेस को लेके कोई बहुत ज़्यादा सवाल होगा। वी विल मूव ऑन टू दी इशू ऑफ बाइगा ट्राइब। अब ये बाइगा ट्राइब जो है उनका पहले तो डेमोग्राफिक समझ लेते हैं, लाइवलीहुड समझ लेंगे, कल्चर समझ लेंगे। सबसे पहले जो डेमोग्राफिकली आप इनका लोकेशन देखें तो प्राइमरी तो ये मध्य प्रदेश की ही ट्राइब है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी कुछ एक हद तक पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर आपको बड़े पैमाने पर बाइगा ट्राइब दिखाई देगी। अगर इनके पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए हैं, आई एम नॉट श्योर कि डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जाएंगे। देन लेट्स मूव ऑन टू दी दिस पार्ट। छत्तीसगढ़ के जो बाइगा कम्युनिटी है उसको पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि बहुत ही बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, उनको पीवीटीजी की कम्युनिटी में या कैटेगरी में रखा जाता है। लाइवलीहुड में देखिए एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और इनका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है बेवार या दहिया। राइट, सो ये अवॉइड करते हैं प्लोइंग मदर अर्थ। ये बाकी फिर लाइफस्टाइल के बारे में दिया है कि लिव इन रिलेशंस बड़ी कॉमन होती है, डाउरी इन्वॉल्व होती है, टैटूइंग एक कॉमन फीचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इनकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो हिस्टोरिकली ये एक एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो कि गोंडी लैंग्वेज के जैसी एक लैंग्वेज है जिसका नाम है बाइगानी। अगर क्यूजिन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है। कोडो मिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेपल डाइट है बाइगा कम्युनिटी का, दैट इज कोडो मिलेट। और ये कोडो मिलेट जो है ये न्यूज में रही थी क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कुछ एक एलिफेंट्स फंगस इन्फेक्टेड कोडो मिलेट को खा के वो डेथ हो गई थी। 10 के आसपास जंबो जो थे उनका डेथ हो गया था, तो उस कारण से कोडो मिलेट भी न्यूज में थी। राइट, और फिर ये सवाल भी बन सकता है कि ये कोडो मिलेट जो है किस ट्राइब का एक स्टेपल डाइट है या इंपॉर्टेंट डाइट है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये बाइगा ट्राइब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटकी या पेज करके कुछ एक स्टेपल्स होते हैं, वो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। और डांस भी पूछा जा सकता है, करम करके डांस भी यहाँ पर बाइगा ट्राइब प्रैक्टिस करती है। नाउ देयर आर सर्टन करंट अफेयर्स के इश्यूज जो कि मैं यहाँ पर नहीं कवर कर पाया क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सो आई पुट दिस पर्टिकुलर पार्ट इन सेपरेट सेशंस। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ लिस्ट कि क्या क्या आगे हमें कवर करना है, तो वैसे वैसे मैं कवर करते जाऊंगा। सो बाइगा ट्राइबल ग्रुप को हैबिटेट राइट मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एक और बार हुई है, मतलब 2023 या 2024 का ये आर्टिकल है, और ये 2016 का 2018 का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये जो इशू था, इशू अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। एक मैल प्रैक्टिस बहुत डेंजर प्रैक्टिस होती है जो कि ये बाइगा ट्राइब में करी जाती है, उसको लेके द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, बेबीज ब्रांडेड विथ हॉट बैंगल्स। ठीक है, तो जनरली कुछ एक बेबीज जो होती है इल अगर होती है तो उनको उनका इलनेस दूर करने के लिए बैंगल को गर्म करके उनको एक पैच किया जाता है, तो वो बहुत ही डेंजर सी एक प्रैक्टिस इनके द्वारा करी जाती है, और उस कारण से 4 इन्फेंट जो है मध्य प्रदेश में उनकी डेथ हुई है। तो ये भी प्रैक्टिस फिर न्यूज में आ सकती है या पूछी जा सकती है एग्जाम में। सो दैट इज अबाउट बाइगा कम्युनिटी एंड बाइगा ट्राइब। नाउ moving on to the next part, let's talk about this particular question। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अब ये पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं रही, पक्के टाइगर रिजर्व हो गया है। पखुई टाइगर रिजर्व या पक्के टाइगर रिजर्व कहा जाता है। कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। लोकेशन अगर आप देखें तो इस प्रकार से, अरुणाचल का जो असम से सटा हुआ हिस्सा है वहां पर आपको पखुई टाइगर रिजर्व लोकेटेड दिखाई देगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू पखुई टाइगर रिजर्व, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। कहाँ पर लोकेटेड है? तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। किस लिए ये न्यूज में बना था? 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इसको दिया गया था हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हॉर्नबिल की यहाँ पर पाई जाती है। आई गेस इसके पहले भी मैंने इसका मेंशन करा है किसी एक क्वेश्चन में कि पक्के को या पखुई को कुछ एक टाइगर रिजर्व का अवार्ड मिला है, तो सेंस में ये न्यूज में रहा। अगर एलिवेशन की बात करें तो लुक एट द एलिवेशन 150 टू 2000 मीटर्स। इसके अगर आप ईस्ट में जाइएगा, नामदापा नेशनल पार्क है, सेम काइंड ऑफ रेंज आपको दिखाई देगी 150 टू आगे 200 या 300,000 तक भी वो जा सकता है। अगर रिवर्स पूछी जाए तो ध्यान में रखें
सो देर इज वन रिवर भरेली एंड कामिंग वेस्ट और नॉर्थ से फ्लो होती है, और पक्के करके एक रिजर्व है जिससे पक्के टाइगर रिजर्व का नाम आता है, सो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कंटिगियस एरियाज जो है आई डोंट थिंक इतना डीप जाके कभी सवाल पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क पे, देन सॉरी टाइगर रिजर्व पे। क्लाइमेट अगर देखें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको दिखाई देगा। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बहुत बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। 3 लार्ज कैट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एनिमल डिस्पर्स ट्री स्पीशीज होती हैं 64% इस प्रकार से। इंडो चाइनीज टाइगर और बंगाल टाइगर की रेंज आपको ये बनते हुए दिखाई देती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अरुणाचल और फिर थोड़ा ईस्ट में चले जाइएगा तो जो टाइगर की स्पीशी वहां पर देखी जाती है दैट इज इंडो चाइनीज टाइगर। इंडिया में जो टाइगर की स्पीशी है दैट इज बंगाल टाइगर। कुछ एक इंडेंजर्ड स्पीशीज इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसमें व्हाइट विंग्ड वुड डक, ध्यान में रखना है, व्हाइट विंग्ड वुड डक पखुई में पाया जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल भी पाया जाता है। असम रूफ्ड टर्टल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंडेंजर्ड भी है और फिर पखुई में पाई जाती है, ध्यान में रखें। क्लाउडेड लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। नाउ कल्चरल इंपॉर्टेंस अगर देखें तो यहाँ पर एक कम्युनिटी जो आपको ध्यान में रखनी है, निशी करके कम्युनिटी है। एक्चुअली निशी कम्युनिटी ही थी जिसने एक हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया था, और उस कारण से फिर यहाँ पर इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जो है वो इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को दिया गया था। सो इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज बहुत ही आसान सा सवाल है, वो एक बार आ गया अब उसको लेके फिर आगे कुछ होना नहीं है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, तो यूएनएफसीसीसी का जो सेक्रेटेरिएट है उसके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। आई रियली डू नॉट थिंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की, समझने की या जाने की जरूरत है। बस ध्यान में रखिए कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा दिया गया, दैट इज दी सफिशिएंट पार्ट, ठीक है। सो दैट इज वेयर वी कंप्लीट 2018 के क्वेश्चंस। अब पीडीएफ ढेर सारी बची हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी कि पीडीएफ मैं नहीं दे पाया, बट कमिंग वीक में सारी पीडीएफ जो है वो आ जाएगी। मोस्टली जितने भी कवर हो चुके हैं 15, 16 और 17 कवर हो चुके हैं, 18 भी कवर हो चुका है, तो सारा ही पीडीएफ में दे दूंगा। एट द सेम टाइम ऑलरेडी आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, कोशिश करूंगा कि और थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर पुट करें। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग द सीरीज, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन।